अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल फाइन। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन दें कि मेरी वीडियो कैसी है। अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है। आज का हमारा सब्जेक्ट है क्रिटिसिज्म, जिसमें हम सेकंड क्रिटिक्स को पढ़ेंगे, जिनका नेम है विलियम वर्ड्सवर्थ। ये एक बहुत ही फेमस पोइट थे जिन्होंने 23 पोइम का कलेक्शन लिखा था, जिनको हम प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स के तौर पर जाना जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे, इन्होंने 23 पोइम लिखी थी, जो कि एक पोइम्स का एक कलेक्शन था, जो इसमें इनके फ्रेंड एस.टी. कोलरिज जो थे उन्होंने भी पोइम लिखी थी। अगर हम इसमें इनका ओवरव्यू देख लें तो सबसे पहले इनकी हम बायोग्राफी को देखेंगे, फिर इनकी जो है इंट्रोडक्शन लेंगे कि ये प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड जो है इसका मतलब क्या होता है। इसमें आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि इन प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड जो है क्रिटिसिज्म में इसका क्या रोल है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं, आपको सारे इसमें जो है डिटेल से समझाऊंगी कि इसमें क्या क्या है। विलियम वर्ड्सवर्थ, सबसे पहले इसकी जो है डेट ऑफ बर्थ आप लोग देख लें, सबको पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम भी पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले इसमें है विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न ऑन 7 अप्रैल 1770 में पैदा हुए थे, और इन बोथ वर्ड्सवर्थ पेरेंट डाइड बिफोर ही वाज 15 साल के थे कि इनके दोनों पेरेंट्स जो थे वो इनकी डेथ हो गई थी, जिसमें इनकी मदर भी थी, इनके फादर भी थे। इनके फादर जो थे वो एक वकील थे, ठीक है। और जब विलियम वर्ड्सवर्थ छोटे थे, इनको शौक़ था कि वो पोइम लिखें, ठीक है, जिसमें जितनी भी इन्होंने पोइम लिखी हैं उनकी थीम जो है वो किससे रिफ्लेक्ट थे, सारे नेचर से। इनको बहुत शौक़ था कि वो नेचर के बारे में कुछ लिखें, जैसे जॉन कीट्स हैं, उन्होंने नेचर, आर्ट एंड ब्यूटी के बारे में बहुत कुछ लिखा है। इनको भी शौक़ था कि वो नेचर के बारे में एक्सप्लोर करें, फिर उसके मतलब लिखें। इन्होंने बहुत सारी पोइम जो हैं लिखी हैं, जो इनकी थीम है वो नेचर से रिलेटेड है। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रीफेस जो है इसका मतलब क्या है। प्रीफेस का मतलब अगर देखा जाए तो इंट्रोडक्शन है, इसका एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। प्रीफेस मीन इंट्रोडक्शन कैसे है, अगर हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन तो होता है, पैराग्राफ है कोई भी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन मस्ट होता है किसी चीज़ में भी। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ कि अगर हम किसी के सामने जाते हैं तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अगर हम इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे, किसी को क्या पता चलेगा कि हम कौन है कौन नहीं। इसलिए इंट्रोडक्शन, कोई भी उन्होंने पोइम लिखी है तो उसमें इन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया है, उसका नेम लिखा है। कोई भी पोइम है, इनकी जितनी भी पोइम्स हैं, सबसे पहले इन्होंने उनके नेम रखे हैं, उनको इंट्रोड्यूस करवाया है। कोई भी पोइम है उसको पहले इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। नेक्स्ट, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड। लिरिक का मतलब क्या है? लिरिक तो वही है ना, सॉन्ग्स हैं जो इसमें लिरिक्स आते हैं। तो लिरिक का मतलब क्या है? मेलोडियस सॉन्ग। बैलेड का मतलब है फोक सॉन्ग और पोइटिक नैरेटिव पोइम्स। इसमें हमारे वो कहते हैं कि सॉन्ग भी हो सकते हैं, इसमें पोइम्स जो हैं उनके शायर भी हो सकते हैं, पोइम के वर्ड्स भी हो सकते हैं, उनकी लाइंस भी हो सकती हैं। इसके बाद उन्होंने कहा है कि बिगनिंग ऑफ रोमांटिक एज कॉमन लैंग्वेज वाज यूज इन दिस एज, यानी इस रोमांटिक एज में इन्होंने बहुत ही कॉमन लैंग्वेज यूज़ की गई हैं। रोमांटिक एज जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एज है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में देखें तो इसमें बहुत सारी एजेस हैं। एलिजाबेथन एज है, विक्टोरियन एज है, रोमांटिक एज है, रेनेसांस एज है, मेडिवल एज है, ये सारी एजेस हैं। लेकिन जो रोमांटिक एज है इसमें जो इन्होंने वर्ड यूज़ किए हैं इंग्लिश में वो बहुत ही कॉमन है, कि इवन डैट के एक कॉमन इंसान है, एक आम सा इंसान है, वो भी समझ सकता है कि इन्होंने कौन से वर्ड यूज़ किए। इन्होंने कोई भी इतने तलक या इतने वो वर्ड यूज़ नहीं किए जिसका किसी को मतलब ना पता। मतलब डिक्शन, हार्ड डिक्शनरी में जितने वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं एक बहुत सारे मीनिंग है, जिनके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो इन्होंने टफ वर्ड का यूज़ नहीं किया, बहुत ही ईजी वर्ड्स का यूज़ किया है ताकि एक आम इंसान जो है इसको समझ सके। देखिए आगे, हार्ड डिक्शन वाज इग्नोर इन दिस एज। हार्ड डिक्शन को इग्नोर किया इन्होंने। फर्स्ट टाइम द कॉमन मैन वाज एबल टू अंडरस्टैंड द कॉमन लैंग्वेज, यानी पहली बार ऐसा था कि एक इंसान जो है वो कॉमन लैंग्वेज को समझ सके, एक आम इंसान भी, ठीक है। इट हैज़ 23 पोइम्स, इसमें 23 पोइम्स का कलेक्शन था। इट वाज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, इनको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, एस.टी. कोलरिज ने लिखा है।
4 पोइम जो हैं वो किसने लिखी है, एस टी कॉलेरिज ने लिखी हैं, वाइल वर्ड्सवर्थ रिटन 19 पोइम्स। देखें 23 पोइम्स हैं, ये 23 पोइम्स ना कॉलेरिज ने लिखी है ना ही सारी इन्होंने लिखी है। सबसे ज़्यादा पोइम किन्होंने लिखी है, वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, उन्होंने 19 पोइम उन्होंने लिखी हैं। और जो एस टी कॉलेरिज है उन्होंने 4 पोइम लिखी हैं, उन्होंने बहुत कम पोइम लिखी हैं इसमें। ये किस में लिखी है, प्रीफेस टू लिरिकल बैलड जो है ये कलेक्शन था 23 पॉइंट्स का, जिसमें 23 पॉइंट्स थी वो किसने लिखी थी, 19 वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, और उसमें 4 जो थी वो एस टी कॉलेरिज ने लिखी थी। फिर उन्होंने कहा है कि जो इसकी लिरिकल बैलड्स जो थी वो 4 एडिशन में पब्लिश हुई थी, ये नहीं थे कि एक ही एडिशन में पब्लिश हो गई थी, इसके एडिशन थे, ठीक है। ड्यूरिंग द टाइम पहले 1798 में हुई थी, सेकंड एडिशन 1800 का था, और थर्ड एडिशन जो था वो 1802 का था, और फोर्थ एडिशन 1805 का था। थेरी ऑफ पोइट्री जो थी इनकी, उसमें साइंस एंड पोइट्री थी, पोइट्री एंड प्रोज था। 4 स्टेज ऑफ पोइट्री के भी 4 स्टेज थे। देखें ऑब्जर्वेशन, पहले पोइट्री को कैसे उन्होंने ऑब्जर्व किया था तो पोइट्री को लिखा था, फिर कैसे लिखा, उन्होंने रिकलेक्ट किया, फिर उन्होंने इसको फ़िल्टर किया, कुछ उनमें एक्सचेंजेस की, वही देखें ना, हार्ड डिक्शन को जब इन्होंने इग्नोर कर दिया, कॉमन लैंग्वेज को यूज़ किया, तो उन्होंने इसको फ़िल्टर भी किया, क्रिएशन ऑफ पोइट्री, फिर उन्होंने पोइट्री को क्रिएट किया, फिर उन्होंने पोइम्स लिखी हैं। उन्होंने ऐसे नहीं है कि पोइट्री को ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने एकदम लिख दिया, नहीं, उन्होंने इसमें क्या किया, चेंजेस की हैं, हार्ड डिक्शन, लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज को यूज़ किया, फिर उन्होंने पोइम्स लिखी हैं। फिर इनकी है थ्योरी ऑफ पोइट्री। थ्योरी ऑफ पोइट्री देखें, पोइट्री एंड प्रोज, ठीक है। पहले इन्होंने डिफाइन किया है, पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स, इट टेक्स इट ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिफ्लेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। इन्होंने ये आसान सी इसकी डिफाइन किया है। प्रोज क्या है, वर्ड्सवर्थ सेड दैट लैंग्वेज ऑफ प्रोज कैन बी यूज इन पोइट्री। वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि जो लैंग्वेज है प्रोज की वो हमेशा किस में यूज़ होती है, प्रोज में, लैंग्वेज ऑफ प्रोज यूज़ इन पोइट्री। प्रोज की लैंग्वेज बहुत ही ईजी होती है, इसलिए वो इसमें यूज़ की जाती है। इन दिस प्रीफेस, यानी ये जो इनकी कलेक्शन थी, इन दिस प्रीफेस वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा है, पोइट्री इज़ मोर इंटरेस्टिंग दैन साइंस बिकॉज व्हेन साइंस इन विच साइंटिस्ट्स मेक इन्वेंशन ओनली हैप्पी साइंटिस्ट्स द अदर पीपल नॉट अदर पीपल। देखें इन्होंने कहा है कि उन्होंने मिसाल दी है वर्ड्सवर्थ में, उन्होंने कहा है कि अगर साइंसदान है, ठीक है, वो एक चीज़ को बनाता है तो उससे खुशी किसको होगी, साइंसदान जो है, एक साइंटिस्ट है, उसी को खुशी होगी, दूसरे लोगों को खुशी नहीं होगी। क्यों, उसने अपनी चीज़ ईजाद कर दी है, ठीक है, उसने बना दी है, तो वो खुश होगा, लोग उसको मोटिवेट करेंगे। कुछ लोग डीमोटिवेट करते हैं, लेकिन उसको ज़्यादा खुशी होती है। फिर उन्होंने नीचे क्या बोला है, बट इन पोइट्री व्हेन any poets write something he also happy but with the reader got player। उन्होंने कहा है कि जो पोइट्री है ना, इसमें ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, टोटली डिफरेंट है साइंस से। कैसे एक पोइम है, एग्जाम्पल के तौर पर एक पोइम है, वो किसी ने लिखी है, पोइट्स ने, तो पोइट्स जो है वो उसने पढ़ी, ठीक है, खुश हुआ, लेकिन उसने लिखी। अगर हम उसमें देखें